दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये लग्न ग्राफ है। लग्न ग्राफ वो जो आपके स्वभाव, चरित्र और व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है। लग्न ग्राफ से ही संपूर्ण जीवन का फलादेश किया जा सकता है। लग्न ग्राफ से ही आपके शुभाशुभ फलों की जानकारी मिलती है। किसी भी जातक के जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जो ब्रह्मांड में होती है, एज इट इज वैसी ही स्थिति जहाँ फिट हो जाए वही लग्न ग्राफ होता है। इसलिए आपको लग्न ग्राफ को ही महत्व देना चाहिए और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना भी आना चाहिए। इस लग्न ग्राफ से हम पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रह निकालते हैं। पॉजिटिव ग्रह वो जो आपको हर परिस्थिति में अच्छे ही परिणाम देते हैं और नेगेटिव ग्रह वो जो आपको किसी भी कंडीशन में गलत ही परिणाम देंगे। अगर आपको अपने लग्न ग्राफ के अनुसार यह कैलकुलेशन करना नहीं आता है, तब हम ये वृष लग्न की कुंडली में आज ये सीखने वाले हैं। एक बार आपकी लग्न कुंडली में जो ग्रह पॉजिटिव की श्रेणी में आ गए ना, फिर आप निश्चिंत हो जाइए उनसे, सदैव वो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देने वाले हैं। और जो ग्रह आपकी लग्न ग्राफ के अनुसार नेगेटिव की श्रेणी में आ गए, उनका आपको उपाय करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपनी महादशा अंतरदशा में जब जब उनका कुंडली में समय आएगा आपके जीवन में, तब तक वो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे। इससे पहले हम मेष लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक निकाल चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे कि अगर आप इस डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट से देख के आइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस हैं जो आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। ठीक, ये हाउस है, ये मैंने फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस लिख रखा है। जो फिक्स होते हैं ये आपकी कुंडली में ऐसा नहीं लिखा होगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये हाउस कभी नहीं बदलते हैं, ये हमेशा फिक्स रहते हैं। एक हाउस को 30 डिग्री मिली हुई है और एक राशि को भी 30 डिग्री मिली हुई है, इसलिए एक हाउस में एक ही राशि लिखी होती है। पूरा 360 डिग्री का एक चक्र हो गया। ये राशियां हैं, इसी क्रम में रहती हैं, हमेशा कभी नहीं बदलती हैं, ये फिक्स रहती हैं। यहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर, यानी कि यहाँ देखते हैं 5th हाउस में लिखा है 6 नंबर, यानी कि यहाँ कन्या राशि है 5th हाउस में। तो अब देखते हैं कि लग्न हमारा देखते हैं फर्स्ट हाउस से। फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी होगी और वो जो राशि होगी वही राशि लग्न होगी, यानी कि फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा है, इसलिए वृष लग्न की कुंडली है। और लग्नेश फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी है उस राशि के जो मालिक हैं वही आपके लग्नेश हुए, इसलिए 2 नंबर वृष राशि होती है। वृष के स्वामी हैं शुक्रदेव, इसलिए लग्नेश शुक्रदेव हुए। इष्ट देव के लिए हमको 5th हाउस देखना पड़ता है। 5th हाउस में जो नंबर लिखा होगा उस नंबर की राशि का जो स्वामी होगा वही आपके इष्ट देव होंगे। यहाँ 5th हाउस में लिखा है 6 नंबर, 6 नंबर की राशि है कन्या, कन्या के स्वामी हैं बुधदेव, इष्ट देव हमारे बुधदेव हुए। ये मित्रता और शत्रुता का बहुत अहम भूमिका है हमारे योगकारक और मारक की श्रेणी को निकालने के लिए। ये देव ग्रह हैं मंगल, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। ये दानव ग्रह हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। शम ग्रह की श्रेणी में केवल बुध आते हैं। दानव ग्रह की आपस में मित्रता है और देव ग्रह की आपस में मित्रता है। बुध की सभी से मित्रता है, केवल मंगल और चंद्र को छोड़ के, ये शत्रु हैं बुधदेव के। ठीक, ये ग्रह टोटल 9 ग्रह होते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह बोलते हैं, छाया ग्रह की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इनको कोई राशि नहीं मिली है। और सूर्यदेव मेष राशि में अगर उच्च के होंगे तो तुला राशि में नीच के होंगे। इसी प्रकार से ये उच्च और नीच का ग्राफ है। प्रत्येक ग्रह जिस राशि में उच्च का हुआ है, ठीक उसकी 7वीं दृष्टि वाले स्थान पर वो नीच का होगा। जैसे सूर्यदेव हमारे मेष राशि में उच्च के हुए हैं ना, तो ठीक इसकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 तुला राशि में नीच के होंगे। उसी प्रकार से ये सभी ग्रह आप चेक कर लेना ना, ठीक 7वीं दृष्टि, 7वें जहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ ये नीच के होते हैं। अब हम यहाँ पर निकालते हैं वृष लग्न की कुंडली में पॉजिटिव। यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव और यहाँ मैं लिख देता हूँ नेगेटिव। यहाँ मैं लिख देता हूँ सम ग्रह। पॉजिटिव ग्रह तो मैं आपको बता चुका हूँ, जो ग्रह पॉजिटिव फिक्स हो गया, पॉजिटिव की श्रेणी में आ गया, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, कभी नहीं बदलने वाला है। जो नेगेटिव की श्रेणी में आ गया वो हमेशा नेगेटिव होने वाला है।
वो कभी नहीं बदलने वाला है। हाँ, आपके कर्म उपाय के अनुसार न्यूट्रल अवश्य हो सकता है, लेकिन वो एटलीस्ट कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हम विश्लेषण करेंगे तो रखेंगे तो मारक की श्रेणी में ही ना, तभी तो हम उनका उपाय करेंगे। और सम ग्रह की श्रेणी में वो ग्रह आएंगे जो अभी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। वो एज इट इज जब लग्न ग्राफ होगा, वृष लग्न का किसी का, उसमें ग्रह बैठे होंगे यहाँ पर, तब डिसाइड होगा कि उस सम ग्रह में जो ग्रह आने वाले हैं वो पॉजिटिव की श्रेणी में जाने वाले हैं या नेगेटिव की श्रेणी में आने वाले हैं। तो अब यहाँ देखते हैं, फर्स्ट हाउस से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर की राशि है वृष, और वृष के स्वामी है शुक्रदेव। इस पूरी कुंडली के मालिक हुए शुक्रदेव, तो शुक्रदेव अति योग कारक होने वाले हैं। शुक्रदेव को एक और हाउस मिला हुआ है 6th हाउस, तो फर्स्ट हाउस क्लियर हुआ और 6th हाउस क्लियर हुआ। तुला राशि, हाँ, लग्नेश को ये त्रिक भाव का दोष नहीं लगता है। तो शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में अति योग कारक की श्रेणी में आएंगे। अब बात करते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में लिखा हुआ है 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर की राशि है मिथुन, मिथुन के स्वामी है बुधदेव। अब सेकंड हाउस का विश्लेषण करने के लिए हमको अष्टम और द्वादश की थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और अष्टम और द्वादश थ्योरी ये कहती है कि अगर सेकंड हाउस की राशि का मालिक और 7th हाउस की राशि का मालिक लग्नेश का मित्र है तो वो ग्रह मित्र की श्रेणी में आएगा, अन्यथा शत्रु की श्रेणी में आएगा। तो अब देखते हैं ये 3 नंबर यानी कि बुधदेव। बुधदेव देखते हैं शुक्रदेव के शत्रु नहीं है, ये मित्र हैं। बुधदेव की केवल मंगल और चंद्र से शत्रुता है, इसलिए बुधदेव इस लग्न कुंडली में अति योग कारक की श्रेणी में आएंगे। तो बुधदेव को हम योग कारक या पॉजिटिव की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में लिखा हुआ है 4 नंबर, 4 नंबर की राशि है कर्क, कर्क के स्वामी है चंद्रदेव। चंद्रदेव की लग्नेश से शत्रुता है, लेकिन चंद्रदेव को हाउस एक ऐसा मिला है जो मेहनत वाला हाउस है। एटलीस्ट चंद्रदेव इस लग्न कुंडली में मेहनत करने के बाद रिजल्ट तो आपको दे ही देंगे पॉजिटिव, नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं देने वाले हैं ना। तो इस लग्न कुंडली में चंद्रदेव सम की स्थिति में आते हैं। अब ये डिसाइड करेगा कि चंद्रदेव आपके लग्न ग्राफ में कहाँ पर बैठे हैं। अब बात करते हैं आगे हम 4th हाउस के बारे में। 4th हाउस में लिखा हुआ है 5 नंबर, 5 नंबर है यानी कि सिंह राशि, सिंह के स्वामी सूर्यदेव। सूर्यदेव की शुक्रदेव से शत्रुता है, लेकिन सूर्यदेव को यहाँ पर एक हाउस मिला है, वो बहुत अच्छा हाउस मिला है, केंद्र का हाउस मिला है, इसलिए सूर्यदेव इस लग्न कुंडली में सम की स्थिति में आते हैं। सूर्यदेव को हम सम की स्थिति में रखते हैं। अब बात करते हैं आगे 5th हाउस, कन्या राशि के बुधदेव के बारे में हम बात कर चुके हैं, शुक्रदेव के बारे में बात कर चुके हैं। आगे 7th हाउस में 8th नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक के स्वामी है मंगलदेव। मैंने आपको बताया था अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग 2nd हाउस और 7th हाउस देखा जाता है। 7th हाउस की राशि लिखी है वृश्चिक राशि, वृश्चिक के स्वामी है मंगलदेव। मंगलदेव की शुक्रदेव से शत्रुता है, और मंगलदेव को एक और हाउस मिला है 12th हाउस, वो भी अच्छा हाउस नहीं है, और ये लगने इसके शत्रु की श्रेणी में भी आते हैं, इसलिए ये मंगलदेव इस लग्न कुंडली में अति मारक की श्रेणी में आएंगे। मंगलदेव को हम यहाँ मारक की श्रेणी में रखते हैं। अब बात करते हैं आगे 8th हाउस में लिखा हुआ है 9 नंबर, और 9 नंबर की राशि होती है धनु। धनु के स्वामी है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को एक और हाउस मिला हुआ है 11th हाउस, जहाँ लिखा है 12 मीन राशि। तो बृहस्पति देव को ये भी घर अच्छा नहीं मिला है, छोटी मोटी बीमारियों का घर है ये। हालांकि हमारी सोर्स ऑफ इनकम का भी घर है ये, लेकिन ये बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली में मारक होते हैं। 8th हाउस उनको अच्छा हाउस नहीं मिला है, ये भी हाउस अच्छा नहीं मिला है, लगने इसके शत्रु भी हैं, इसलिए बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली में अति मारक की श्रेणी में आएंगे। यहाँ हम बृहस्पति देव को नेगेटिव की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं आगे 9th हाउस। 9th हाउस में लिखा हुआ है 10 नंबर यानी कि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी है शनिदेव। शनिदेव को एक और हाउस मिला है 10th हाउस, जहाँ लिखा है 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि। तो शनिदेव को दोनों ही घर बहुत अच्छे मिले हैं, लग्न इसके मित्र हैं, इसलिए शनिदेव इस लग्न कुंडली में अति योग कारक की श्रेणी में आएंगे। अब बात करते हैं हम आगे 10th हाउस में बात कर चुके हैं, 11th हाउस के बारे में बात कर चुके हैं, 12th हाउस के बारे में बात कर चुके हैं।
राहु और केतु डिसाइड होता है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ उनको कोई राशि तो मिली नहीं है, उनकी कोई राशि तो होती नहीं है। राहु और केतु डिपेंड करता है कि कहाँ बैठे होते हैं। ये मैंने कुछ ये ग्राफ बनाया है निकाल करके। सूर्यदेव अगर फर्स्ट हाउस में होंगे तो पॉजिटिव होंगे, सूर्यदेव अगर सिक्स्थ हाउस में होंगे तो नेगेटिव होंगे। यहाँ जो रेड का निशान लगा है उसका मतलब ये कि जो ग्रह जिस हाउस में होगा, जहाँ राइट लिखा है वो ग्रह आपका योग कारक होगा, जहाँ क्रॉस का निशान लगा है वो ग्रह आपका उस हाउस में जाने के बाद मारक होगा। जैसे हमने यहाँ पर शनिदेव को पॉजिटिव की श्रेणी में रखा, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होने वाले हैं। शनिदेव यहाँ पर देखिए सिक्स्थ हाउस में नेगेटिव हो गए, शनिदेव एट्थ हाउस में नेगेटिव हो गए, शनिदेव ट्वेल्थ हाउस में नेगेटिव हो गए, ये मारक की श्रेणी में आ जाएंगे। फिर उसी प्रकार से हमने यहाँ पर बुधदेव को यहाँ पर पॉजिटिव रखा था। अब देखिए बुधदेव सिक्स्थ हाउस में हमारे नेगेटिव की श्रेणी में आए, एट्थ हाउस में हमारे नेगेटिव की श्रेणी में आए, 11th हाउस में नेगेटिव की श्रेणी में आए, 12th हाउस में नेगेटिव की श्रेणी में आए। अच्छा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि 6th, 8th और 12th में तो चलो समझ में आता है कि अच्छे कर रहे हैं इसलिए वो नेगेटिव हो गए, लेकिन 11th हाउस में क्यों नेगेटिव हुए बुधदेव? तो बुधदेव को देखते हैं। 11th हाउस यहाँ लिखा है 12 नंबर की राशि है मीन, और मीन के स्वामी है बृहस्पति देव। अब देखते हैं बुधदेव मीन राशि में नीच के होते हैं, इसलिए 11th हाउस में बुधदेव यहाँ मारक हुए। कुल मिलाकर मोटा माटी आपको बताऊं तो ये रॉ फॉर्म में हमने ये निकाल लिया कि शुक्र, बुध और शनि पॉजिटिव, मंगल और गुरु नेगेटिव, समग्रह चंद्र और सूर्य। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके लग्न ग्राफ में ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, किस हाउस में बैठे हुए हैं। जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस में जो राशि लिखी है वो ग्रह उस हाउस में कहीं नीच का तो नहीं होता है। अगर वो ग्रह नीच का हो रहा है और उसका नीच भंग राजयोग नहीं बन रहा है तो वो ग्रह मारक की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार से कोई ग्रह कहीं 6th हाउस में तो नहीं चला गया, 8th हाउस में तो नहीं चला गया, 12th हाउस में तो नहीं चला गया। अगर वो ग्रह 6th, 8th और 12th हाउस में जाने के बाद में विपरीत राजयोग अगर नहीं बना रहा है तो वो ग्रह मारक की श्रेणी में आएगा। उसी प्रकार से लग्न अगर खुद 6th हाउस में चला जाए तो वो लग्न दोष उसको लग जाएगा, वो विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा फिर, क्योंकि लग्न अगर 6th, 8th और 12th में चला जाए तो वो विपरीत राजयोग नहीं बनाता है, क्योंकि लग्न को फिर लग्न का दोष लग जाएगा। उसी प्रकार से हमें ये नीच भंग का और हमें ये देखना पड़ता है कि कहीं विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा है, ठीक ना। तो और राहु और केतु की कैलकुलेशन होती है आपकी कुंडली में देखने के बाद। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली को उठाइए और उससे मिलान कीजिए कि कौन से ग्रह आपके योग कारक हो रहे हैं, कौन से ग्रह मारक हो रहे हैं। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको इसी फॉर्मेट में पसंद आती है तब आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कमेंट के माध्यम से मेरे को कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी अवश्य दीजिए, क्योंकि इसी आपके कमेंट से ही मुझे टॉनिक मिलता है कि मैं ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान के स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं।